एक मिनट। तो ये मिक्सचर वाला गैसेस मिक्सचर का जो हम लोग गामा निकालते हैं वो हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, और जस्ट उसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे कि एक न्यूमेरिकल था वो भी कर लेंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो गैसियस मिक्सचर का हम लोग अगर हम देखें, सो इफ टू रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव गैसेस आर एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है, हमारे पास दो नॉन रिएक्टिव गैसेस है and it is enclosed in a vessel of volume V. So in a mixture, mu1 moles of one gas are mixed with mu2 moles of other gas. एक गैस का mu1 moles है, दूसरे का mu2 moles है. If Na is Avogadro's number, then number of molecules of first gas N1 is equal to mu1 into Na, and number of molecules of second gas N2 is equal to mu2 into Na. So total moles mu is equal to mu1 plus mu2. If M1 is the molecular weight of first gas and M2 is that of the second gas, then molecular weight of mixture M is mu1 M1 plus mu2 M2 by mu1 plus mu2. Now specific heat of mixture at constant volume. So ये हमारा molecular weight mixture का हो गया. Specific heat at constant volume निकालेंगे तो mu1 CV1 plus mu2 CV2 divided by mu1 plus mu2, ये CV mixture का निकल जाता है, ठीक है, weighted average जो हम लोग कहते थे. तो अब यहाँ पे mu1 करेंगे तो mass m1 divided by molecular mass, उसी तरह mu2 करेंगे तो m2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और mu1 प्लस mu2 मतलब m1 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मास, और सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है mu इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं mu1 और mu2 की जगह. सो ये हमारा एक रिलेशन हो गया मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फोर्थ वाला अगर आप देखें, so specific heat of the mixture at constant pressure, so this will be equal to mu1 cp1 plus mu2 cp2 by mu1 plus mu2. cp1 is given by gamma minus 1 into r, or cp2 is given by gamma minus 1 into r divided by mu1 plus mu2. so ये जो cp mixture का है, this is r by mu1 plus mu2 डिवाइडेड बाय ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, mu1 बाय गामा 1 माइनस गामा 1 बाय गामा 1 माइनस 1, mu2 बाय गामा 2 बाय गामा 2 माइनस 1. अब ये हाँ, अब ये हम लोग यहाँ पे mu1 और mu2 को रिप्लेस कर लेते हैं, है ना, और गामा के टर्म्स में, तो ये हमारा cp मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना. Specific heat of the mixture at constant volume will be equal to mu1 CV1 plus mu2 CV2 by mu1 plus mu2. So this is m1 by m1 CV1, m2 by m2 CV2, m1 by m1 plus m2 by m2. तो ये हम लोग Cp और Cv का वैल्यू यहाँ पे मिक्सचर के लिए पुट कर रहे हैं. तो गामा मिक्सचर क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर का, इनका रेशियो निकाल लिया. सो दिस इज द वैल्यू, राइट. अब हम लोग यहाँ पे जो Cp1 और Cp2 का जो वैल्यू है ना, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब गामा के टर्म्स में हम लोग
यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो हमारा जो आएगा तो ये देखिए μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 बाय μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2। Cp इज गामा बाय, हम लोग को पता है Cp इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू आर, उसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग को ये भी पता है Cv इज इक्वल टू 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू आर। तो हम लोग ये दोनों वैल्यू Cv1 Cv2 Cp1 और Cp2 इन सभी के रिप्लेस कर लेते हैं वैल्यूज को। और उसके बाद ये जो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो μ1 गामा 1 प्लस μ2 गामा 2। आर तो एक तो कॉमन लेके हम लोग सबको काट सकते हैं, आर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऊपर हो जाएगा μ1 गामा 1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस μ2 गामा 2 बाई गामा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ1 बाई गामा माइनस 1 प्लस μ2 बाई गामा 2 माइनस 1। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो ये गामा 1 माइनस 1 इंटू गामा 2 माइनस 1 और यहाँ पे भी गामा 1 माइनस 1 इंटू गामा 2 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसका भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे μ1 गामा 1 इंटू गामा 2 माइनस 1 प्लस μ2 गामा 2 इंटू गामा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी μ1 इंटू गामा 2 माइनस 1 प्लस μ2 इंटू गामा 1 माइनस 1। तो ये हमारा गामा मिक्सचर का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा, राइट ना। μ1 प्लस μ2 बाय गामा माइनस 1 गामा मिक्सचर माइनस 1, ये इसी से ये आता है, बट हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, हम लोग यहीं पे इसी को याद कर लेंगे तो हमारा है ना फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 more moles of an ideal gas having gamma 1.67. So μ1 is equal to 4, gamma 1 is 1.67, μ2 is equal to 2, gamma 2 is equal to 1.4. Find the equivalent value of gamma for the mixture. ठीक है, तो हमारा जो गामा मिक्सचर का जो फॉर्मूला था, तो हमारा फॉर्मूला था μ1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 2 माइनस 1 प्लस μ2 इंटू गामा 2 गामा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू गामा 2 माइनस 1 μ2 इंटू गामा 1 माइनस 1। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। μ1 क्या है, 4 है, इंटू गामा 1 1.67, गामा 2 माइनस 1 0.4 प्लस μ2 is 2 into gamma 2 gamma 1 minus 1 0.67 divided by μ1 into gamma 2 minus 1 4 into 1.4 minus 1 μ2 into gamma 1 minus 1 मतलब 2 into 1.67 minus 1, तो 4 into 1.67 into 0.4 2.67 plus of 2 into 1.4 into 0.67, तो ये हो गया 1.876 डिवाइडेड बाय 4 into 0.4 1.6 हो गया, 2 into 0.67 1.34. So this is 2.672 plus 1.876. So this is 4.548 divided by 0.6 plus 1.34 2.94. 4.548 divided 2.94 1.54.
Is it clear? Yes, sir. हो गया, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड Dulong and Petit's law. So near the room temperature, the molar specific heat of most of the solids at constant volume is equal to 3R, or 6 calorie per mole per Kelvin, or 25 joules per mole per Kelvin. This statement is known as Dulong and Petit's law. Now, you don't have to do all this proof part. Now, significance of Dulong and Petit's law. So, this law signifies the fact that heat energy required to raise the temperature of a sample of metal depends on the total number of atoms present in the sample and not on the masses of individual atoms of the metal. Since 1 mole of specific metal contains an Avogadro's number of atoms, so the molar specific heat of all metal is same near the room temperature. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग ड्यूलॉन्ग और एंड पेटिट्स लॉ कहते हैं. Now variation of specific heat. Yeah. So variation of specific heat of solids with temperature. Heat of a solid with temperature. So consider figure shows the variation of molar specific heat CV of a solid as a function of temperature. Clearly, at higher temperature, the molar specific heat CV of all the solid is close to the Dulong and Petit's value of 3R. At lower temperature, the molar specific heat decreases rapidly with temperature, tending to become zero at 0 Kelvin. Physically, this is related to the fact that number of degree of freedom of a molecule decreases as we go to low temperatures. In fact, some of the modes of motion get frozen, right? The behavior of specific heat at low temperatures could not be explained on the basis of classical physics, according to which the modes of motion remains unchanged and only the amplitude of motion decreases at low temperature. This behavior was first explained by Einstein in 1905 by using quantum theory. It was explained more satisfactorily by Debye in 1915. Now, quantum mechanics requires a minimum non-zero amount of energy before a degree of freedom comes into play. That is why vibrational degrees of freedom become active only under some situations. The temperature at which the molar specific heat of a solid at constant volume becomes equal to 3R is called Debye temperature. Now, specific heat and molar specific heat of some solids at room temperature are mentioned here. The experimental value, अगर आप यहाँ पे देखोगे, other than carbon सभी का approximately 25 joules per mole per Kelvin ही है. Here, carbon is an exception. The deviation from the predicted value is more at lower temperatures. Now, specific heat of water. So we may treat water like a solid. So by the law of equipartition of energy, the average vibrational energy per atom is 3 kBT. Now a water molecule has 3 atoms, 2 hydrogen and 1 oxygen. So average vibrational energy per water molecule is equal to 3 into 3 kBT, that is 9 kBT ho gaya. The total vibrational or internal energy of 1 mole of water molecules is U is Na into 9 kBT, मतलब 9 RT हो गया. Neglecting delta V, तो
आपका डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी को 0 ले लोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी डेल्टा यू, और CV is delta Q by delta T or delta U by delta T, that is 9R. Now, this predicted value is found to be in good agreement with the observed value. 9R मतलब 9 into 8.3 करोगे तो approximately मतलब 8.314 कर दोगे तो 74.826 approximately 75 जूल से आता है. ठीक है. Now variation of specific heat of water with temperature. So figure shows the variation of specific heat of water with temperature in the temperature range 0 degree to 100 degree. Water shows peculiar behavior. Its specific heat first decreases and then increases with temperature. 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius. Now we'll see these processes one by one. Just a second. Answer sheets. तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हमें पता है क्या होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. तो कांस्टेंट वॉल्यूम, so volume of a gas remains constant here in isochloric process, so V is equal to constant. Process equation is, जब V constant है हमें पता है भाई PV is equal to nRT, right? तो that is PV by T is equal to constant. अब ये देखिए कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो P by T is equal to constant by volume. वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो ये P by T कहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. So if a system undergoes change from A to B, right? If a system undergoes change from A to B, तो ये P1 V1 T1, sorry P1 V T1 और P2 V T2 हो गया, such that volume remains constant. तो P by T constant है, मतलब P1 by T1 is equal to P2 by T2. ये इसका जो इस प्रोसेस का इक्वेशन हो गया. Now work done in isochoric process, हमें पता है dW is P dV. Isochoric process dV 0 हो गया तो work done क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So work done by the gas here is 0. Now change in internal energy in isochoric process. अब isochoric process का internal energy अगर हम लोग देखते हैं, du is equal to mu Cv dt, T2 minus T1, right? So du is equal to mu Cv into dt. First law applied to isochoric process. So according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw, or dq is equal to du, which is equal to mu Cv into T2 minus T1. Now hence for an isochoric process, heat supplied to the system is completely utilized to increase the internal energy. ग्राफ रिलेटेड टू आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीवी ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा. वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, और प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे, पीटी ग्राफ ये हो गया. तो पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ.
नाउ सेकंड जो प्रोसेस, इससे हम पहला वाला जो ये है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस डी डब्ल्यू जीरो हो गया तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, सो प्रेशर इक्वेशन इज गिवन बाय V by 2 T इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट मतलब हमें पता है PV by T इज कांस्टेंट, बट P तो कांस्टेंट है, उधर लेके चले जाएंगे तो V by T इज कांस्टेंट। So in isobaric process, V1 by T1 is V2 by T2. This represents the process. So if a system undergoes change from A to B, right, such that pressure remains constant, then V1 by T1 is equal to V2 by T2. Now work done in an isobaric process. So in an isobaric process, work done by the gas is W is equal to P times V2 minus V1, or mu R into T2 minus T1. The change in internal energy is given by du is equal to mu Cv, right? So mu Cv T2 minus T1. Heat supplied to the gas dq is equal to mu Cp T2 minus T1. From first law of thermodynamics, delta Q is delta U plus delta W. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो dq का वैल्यू हम लोग को पता है mu Cp T2 minus T1 है, और डेल्टा U का वैल्यू म्यू आर T2 माइनस T1 है, और डेल्टा W का वैल्यू हमारा म्यू CV T2 माइनस T1 हो गया। ठीक है, सो ये du का वैल्यू हो गया डेल्टा U का, ये dW का वैल्यू हो गया, और ये dQ का वैल्यू। ठीक, अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, म्यू T2 माइनस T1 को दोनों तरफ कैंसिल कर लेंगे तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, जस्ट गिव मी वन
Now if we see the graphs here, so पहला है ग्राफ रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस. अब यहाँ पे पीवी ग्राफ देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये इस तरह से दिखेगा हमें. अगर 1/v और t को प्लॉट करेंगे तो बिकॉज v1 by t1 कांस्टेंट है, तो 1/v और t को करेंगे तो दिस इज हाइपरबोलिक कर्व. इस तरह से हाइपरबोला बनेगा. उसी तरह v और 1/t का ग्राफ इस तरह से होता है. ठीक है ना. सो बेसिकली ये इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू जब कांस्टेंट होता है ना, तब ये ऐसा ग्राफ बनता है. तो एक्स वाई, एक्स पे क्या है, टी है, और वाई क्या है, 1/v है. तो t इंटू 1/v मतलब t/v हो गया. और हमें पता है t/v, देखो v/t कांस्टेंट है, तो t/v भी कांस्टेंट होगा, इसका रेसिप्रोकल. तो इसीलिए एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का इस तरह से ग्राफ बनता है. और बिकॉज t और 1/v को प्लॉट कर रहे हैं या v और 1/t को प्लॉट कर रहे हैं, दोनों केस में ग्राफ सेम बनेगा हाइपरबोला का. और v/t को अगर t के रेस्पेक्ट में करें, राइट, या 1/t के रेस्पेक्ट में करें, या v/t को हम लोग v या 1/v के रेस्पेक्ट में करें, दोनों केस में हमको कांस्टेंट ये इस तरह से मिलेगा. हमें पता है कि v/t कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन. ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है, example 12th, in an isobaric process the change in temperature for 0.1 mole of nitrogen is 300 Kelvin. The work done by the gas given Cp minus Cv is this much. So work done delta W is equal to P delta V is equal to mu R T2 minus T1. तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 300 केल्विन. सो म्यू आर नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो गया, आर यहाँ पे दे रखा है 8.3, T2 minus T1 300 केल्विन हो गया. सो 30 into 8.3 249. तो ये 249 जूल्स हो गया. Next one, example 13th is heat is supplied to a diatomic gas at constant pressure. The ratio delta Q is to delta U is to delta W is given as, see, delta Q is equal to NCP delta T. CP का वैल्यू जो है दिस इज 7/2R. ये देखो डायटमिक गैस है, ठीक है. डायटमिक गैस में N इंटू ये 7/2R होगा CP का वैल्यू इंटू डेल्टा टी. अब डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी. CV का वैल्यू डायटमिक गैस में 5/2R होता है डेल्टा टी. डेल्टा W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q माइनस डेल्टा U. सो दिस इज NR डेल्टा T. मतलब 7/2 से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2/2 आएगा, दैट इज 1. NR डेल्टा T हो जाएगा. ठीक है. सो डेल्टा Q हो गया, डेल्टा U हो गया, और ये डेल्टा W हो गया. सो हेंस डेल्टा Q is to delta U is to delta W
n into 7 by 2r delta T is to n into 5 by 2r delta T n into r delta T. nr delta T ये सब में से कैंसिल हो जाएगा. 7 by 2 is to 5 by 2 is to 1. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 is to 5 is to 2. ठीक है. डन. लिख लिया. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है a gas is compressed to a constant pressure of 50 Newton per meter square from the volume of 10 meter cube to 4 meter cube. Pressure is equal to 50 Newton per meter square and delta V is equal to V2 minus V1 4 minus 10 minus 6 meter cube. ठीक है. Now gas is compressed at a constant pressure from a volume this to this. Energy of 100 joule is then added to the gas by heating. Delta U is equal to 100 joule. Its internal energy is given by delta Q. Energy of 100 joule is then added to the gas on heating by heating. तो heat change in heat energy is 100 joule. अब हमें पता है डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W और 100 is equal to delta U plus of P delta V. Delta U is 100 minus P delta V. 100 minus 50. 100 plus 300. 400 joules. So increases by 400 joules. Fifteenth one is an ideal gas with adiabatic exponent gamma is heated at constant pressure
if it absorbs q amount of heat, ठीक है, determine the fraction of heat absorbed in raising the internal energy and performing the work. So delta q amount of heat absorb कर रहा है, q is equal to n constant pressure पे है तो ncp डेल्टा टी हो जाएगा फर्स्ट. उसके अलावा डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी सेकेंड. हम लोग को निकालना है हीट. सो डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी. सो डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन सी पी डेल्टा टी. Delta T and N gets cancelled. CV upon CP. हमें पता है CP by CV is gamma. तो 1 by gamma हो गया. So delta U by delta Q is equal to 1 by gamma. उसके बाद कह रहा है determine the fraction of heat absorbed in raising the internal energy and performing the work. Delta W by delta Q is equal to, अब वर्क डन डेल्टा W हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा Q माइनस डेल्टा U है. Delta Q is NCP dt. Yeah. अब delta W by delta Q will be delta Q minus delta U by delta Q. अलग अलग डिवाइड कर दो. 1 minus delta U by delta Q. 1 minus 1 by gamma. So this is gamma minus 1 upon gamma. Now next is isothermal process. So in this process, temperature remains constant, that is T is constant, dt is equal to 0. Now process equation is given by PV is equal to constant. तो basically क्या है कि PV is mu RT और T constant हो गया तो PV is also constant. So in a system, if a system undergoes change from P1 V1 T to P2 V2 T such that temperature remains constant, then P1 V1 will be equal to P2 V2 is equal to nRT. Now, practically, isothermal process should be very slow so that there is sufficient time for heat exchange with the surroundings so that temperature remains constant. Walls of, तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. Now, walls of containers. So walls of containers should be perfectly conducting to allow transfer of heat, जिससे टेम्परेचर जो है कभी भी इसे इंक्रीज ना करे.
Now change in internal energy in isothermal process. So we know that du is equal to mu cv dt. In isothermal process, T is equal to constant or dt is equal to 0 or du is equal to 0. So in isothermal process, internal energy of a system remains constant. So work done in isothermal process, so work done by the gas is given by W is equal to P dV V1 to V2, or PV is equal to constant, P is equal to constant by V. So that is work done is equal to K by V dV V1 to V2 इंटीग्रेट कर दिया तो K ln K कांस्टेंट बाहर चला गया 1 by V dV is ln V उसका इंटीग्रेशन तो ln V2 by V1. सो K का वैल्यू हमें पता है nRT होता है nRT ln V2 by V1. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का ये रिलेशन होता है. ऑल्सो P1 V1 is equal to P2 V2. So P1 V1 is equal to P2 V2 और P1 by P2 is equal to V2 by V1. प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वर्क डन W is equal to nRT ln, वहां पे V2 by V1 था, यहाँ P1 by P2 हो जाएगा. ठीक है, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहे हैं तो nRT ln V2 by V1 आ रहा है, राइट. और यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में nRT ln P1 by P2. Now first law when applied to isothermal process, dq is equal to dw plus du. Now the change in internal energy of the gas is zero. जो temperature change नहीं करेगा तो du क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. ठीक है. So du is equal to zero हो जाएगा तो dq is equal to क्या हो जाएगा? dw हो जाएगा. So change in internal energy of the gas is zero. Hence heat supplied in an isothermal process is used to do work against external surrounding. In case of isothermal expansion, dW is greater than 0, so dQ becomes equal to dW, or dQ is greater than 0. In isothermal expansion, heat is absorbed by the system. In case of isothermal compression, dQ is equal to dW or dQ is less than 0. So in isothermal compression, heat is ejected by the system to its surrounding. Now specific heat of isothermal process. So specific heat is given by C is equal to 1 by N dQ upon dt. In isothermal process, dt is equal to 0. So C isothermal process में infinite हो जाएगा. Slope of isothermal process, we know that PV is equal to constant. On differentiating PdV plus VdP is 0 or PdV minus VdP is 0. dP by dV is minus P by V, and slope of an isothermal PV curve is minus of P by. Now, bulk modulus of isothermal process. So dP by V, dV is minus P by V, right? ये हम लोगों ने अभी देखा. तो minus dP by dV by V, right? So
when you bring V on this side, negative sign also on this side. So minus dP divided by dV by V is equal to P. Bulk modulus is minus dP by dV by V, which is equal to P. So bulk modulus is equal to pressure. In case of an isothermal process, bulk modulus is equal to the pressure. Now hence isothermal bulk modulus of a gas. So bulk modulus of a gas is P, which is pressure of the gas. Compressibility is given by C is equal to 1 by B, which is equal to 1 upon P. So graph related to isothermal process. Now graphs related to isothermal process. So PV is equal to constant. तो ये हो गया isothermal process का PV ग्राफ ऐसा बनेगा P 1 by V का करेंगे. So straight line बनेगा V1 by P का straight line. PV versus V. PV is also constant ऐसा दिखेगा. PV versus P is this. Temperature pressure graph ये भी ऐसे होगा. Temperature volume graph ये भी ऐसा. Now 16th is the heat energy given to a system in isothermal process is used in increasing the internal energy. So heat energy given to the system in isothermal process delta Q is equal to, मान लो डेल्टा U प्लस डेल्टा W कर रहे हैं. डेल्टा U तो जीरो हो गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. डूइंग एक्सटर्नल वर्क, ठीक है. सो 16th का थर्ड होगा डूइंग एक्सटर्नल वर्क ओनली. सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W ओनली, क्योंकि डेल्टा U जीरो होगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो एंड बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो नहीं सकता, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी हो नहीं सकता. Now 17th one, in an isothermal and reversible expansion of 96 gram of oxygen at 27 degrees Celsius. So oxygen, number of moles of oxygen. So number of moles of oxygen is equal to 96 by 32. So this is 3 moles. Okay. Okay. Temperature T is 27 degrees Celsius. So 300 Kelvin हो गया. Work done is 900 R. So delta W is 900 R log 2 to the base 10. Now, ratio of initial to final volume V2 by V1 हम लोग को निकालना है. अब देखो, work done will be equal to nRT ln V2 by V1, है ना. ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस इज, एक तो इधर जो LHS में एक्चुअल वैल्यू डाल दो 900 R log 2 to the base 10 is equal to 2.303. N is 3 R, T is 300 Kelvin,
ln of V2 by V1. See, R and R gone, 303 gone. So 3 into 3 cancel. So you'll have log 2 to the base 10. अच्छा 2.303 का मतलब ये log हो गया है ना. ln को हम लोगों ने log में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर. log 2 to the base 10 is 2.303 log V2 by V1. So हम लोग को V2 by V1 निकालना. पहले तो 1 by 2.303 into log 2 to the base 10. So 1 by 2.303 log 2 to the base 10 is equal to log V2 by V1. Or log of 2 to the power 1 by 2.303 to the base 10 is equal to log V2 by V1 to the base 10. अब ये टू द बेस 10 वाला दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V2 by V1 2 raised to the power 1 by 2.303. ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा रखा है, 2 raised to the power 1 by 2.303. Then it will be correct. Now next is adiabatic process. So first in adiabatic process, heat supplied or taken by the system is zero. That is, system is well insulated so that no heat enters or leaves the system. So dq is equal to zero. So adiabatic process में हमारा dq का वैल्यू zero होता है. Second, process equation is given as PV gamma is equal to constant, or PV is equal to mu RT, P is equal to mu RT by M. Now second is PV gamma minus 1 is equal to constant. Third is P1 minus gamma T, gamma is constant. D1 minus gamma T is constant. And PD minus gamma is constant. तो जनरली हम लोग जो है ना टेम्परेचर प्रेशर वाला ये दोनों यूज करते हैं और प्रेशर वॉल्यूम वाला यूज करते हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही तीन ज्यादा यूज होता है. Now, if a system undergoes change from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 in an adiabatic process, we have P1 V1 by T1 is P2 V2 by T2 is equal to mu R, which is constant. Practically, adiabatic process should be very fast so that heat is not exchanged with surrounding. तो वहाँ पे isothermal process में the process was very slow, है ना, जिससे हीट एक्सचेंज करने का पूरा टाइम मिले और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. यहाँ पे है ना, बिकॉज हीट एक्सचेंज जीरो होना है
So process should be very fast so that heat exchange का time ही ना मिले. Fifth point है walls of container should be insulating. Walls of container should be insulating so that heat is not exchanged. Now change in internal energy in adiabatic process du is equal to mu Cv dt. So in adiabatic process, internal energy changes. So if temperature changes from T1 to T2 and internal energy changes from U1 to U2, then du is equal to mu Cv dt or mu Cv T2 minus T1. So du is U2 minus U1 is mu r T2 minus T1 by gamma minus 1. Now first law applied to adiabatic process. So dq is equal to du plus dw. In adiabatic process, dq is equal to 0. So dw is minus of du. In adiabatic expansion, delta w is dw is greater than 0. That is du is less than 0. So dt will be less than 0. Now, in adiabatic expansion, temperature decreases, that is adiabatic expansion leads to cooling. Similarly, adiabatic compression leads to increase in temperature of the gas. Now work done in adiabatic process, we know that in adiabatic process dq is 0, dw will be minus du or minus of u2 minus u1 minus of mu r t2 minus t1 gamma minus 1 or w is equal to mu r t1 minus t2 by gamma minus 1 or mu r t1 minus mu r t2. Mu r t1 क्या है? p1 v1 और p2. Mu r t2 is p2 v2. Right? Now, so this will be p1 v1 minus p2 v2. P1 v1 minus p2 v2 by gamma minus 1. This is your work done. Now specific heat of an adiabatic process is 0. Right? C is equal to 1 by n dq upon dt. In adiabatic process, dq is equal to 0. Right? So specific heat in adiabatic process is equal to 0. Slope of adiabatic PV curve. Right? So slope dp by dv adiabatic के केस में minus of gamma p by v हो गया. dp by dv adiabatic के केस में gamma dp by dv. This is in isothermal process. So slope of adiabatic curve So slope of adiabatic curve is gamma times slope of isothermal curve. Adiabatic curve slope is greater than isothermal curve slope. Okay, this is important. You have to keep it in mind. Derivation is not important. Bulk modulus of adiabatic process ये कर लेते हैं. Bulk modulus वहाँ isothermal process में P के बराबर था, यहाँ adiabatic process में gamma P के बराबर हो जाएगा. Right? Graph related to adiabatic process. This is the graph related to adiabatic process. PV gamma is equal to constant. ठीक है. So we'll stop here. इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे. ठीक है बच्चों? Okay, sir. ठीक है. ओके बच्चों. Thank you, sir.